हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 18 को। आज हम सेट नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार कविता का संबंध छंद से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध हमें बताना है। देखो, आप पुस्तक के लिए ऑप्शन दिया गया है कहानी, पृष्ठ, छपाई या भाषा। अगर आप बात करो कविता और छंद की, तो देखिए कविता, जो ये कविता की बात यहाँ पे कह रहा है, ये कविता का जो आधार है या कविता जो बनी हुई है, ये छंद की बनी हुई है। यानी इस कविता में टोटली छंद का ही यूज किया गया है, यानी कि इसकी जो आधार है क्या है, वो छंद है। तो उसी प्रकार जब एक पुस्तक होती है दोस्तों, तो आप पहले समझिएगा, तो पुस्तक का आधार क्या होता है, पुस्तक किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो पुस्तक जो होती है, आप देखते हैं उसमें पृष्ठ होते हैं, पन्ने होते हैं जी। तो जो पुस्तक है ना, वो पृष्ठ से मिलकर बनी होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगर आपके मन में आती होगी कि भाई ये भी तो हो सकता है कि पुस्तक दिया हुआ है तो कहानी हो, हाँ जी, पुस्तक में ही कहानी होती है, पर पृष्ठ पे ही तो कहानी लिखी गई होगी ना। कहानी तो कोई वो हवा में लिखी गई होगी नहीं, तो कहानी नहीं होगा। हाँ, पृष्ठ रहेगा तभी छपाई होगी। और भाषा जो है, वो कहानी में तो भाषा होनी है, पर भाषा तभी तो यूज होगी जब कोई कहानी होगी, कहानी की छपाई होगी, पृष्ठ होगा तभी तो। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जिस प्रकार कविता का संबंध छंद से है, उसी प्रकार यहाँ पे पुस्तक का जो संबंध है वो पृष्ठ से बताया गया है। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की दो अलग अलग स्थितियां जो है वो चित्र में दर्शाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। ओके, चलिए एफ पूछ रहा है, जो कि देखो आप यहाँ पे एफ नहीं है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझिए। पहले इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन कौन सा है। डी यहाँ पे कॉमन है हमारा, चलिए डी हमने लिया। यहाँ पे डी जब कॉमन है तो डी हमारा दोनों में कॉमन मिल गया। ओके, यानी डी हो गया। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें इसके क्लॉकवाइज जाने की, तो डी के क्लॉकवाइज में यहाँ पे सी हो जाएगा, और इसके क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। अब फिर क्लॉकवाइज जाइए तो बी हो गया, और इसके क्लॉकवाइज जाइए तो ई हो गया। यानी कि आप एक बात देखो, अगर हमसे पूछे एग्जाम में कि सी का अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट फलक पर, तो हम ए आंसर देंगे। बी के अपोजिट फलक पर क्या होगा, तो ई आंसर देंगे। यानी कि ये दोनों तो यहाँ पे कंफर्म हो गए कि इस सी के अपोजिट में ए होगा, बी के अपोजिट में ई होगा। लेकिन हमारा बचता क्या है अब, जो कि अपोजिट में नहीं है, तो डी। तो सीधी सी बात है, जब डी बचा है तो डी के अपोजिट में क्या होगा, एफ होगा। एफ होगा, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि जो बचा हमारा डी, और इस किसके अपोजिट में आएगा, तो एफ के अपोजिट में आएगा। तो जब डी एफ के अपोजिट में होगा तो एफ डी के अपोजिट में होगा, क्योंकि जब सी के अपोजिट में है तो ए के अपोजिट भी तो हम सी कह सकते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे फलक एफ के नीचे फलक पर क्या होगा, तो एफ के अपोजिट में हमारा हो जाएगा डी। यानी कि कौन सा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट है। समझ में आया आपको। ओके, चलिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैच को NDYJQ और स्कूल को TNZSU लिखा जाता है। हमें यहाँ पे उसी कूट भाषा में चैंप कैसे लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले यहाँ पे हम समझ लें कि मैच को उसने किस प्रकार से लिखा हुआ है, कोड किया हुआ है। ओके, चलिए मैच को पहले हम मैच करते हैं, NDYJ और Q। चलिए समझिए, देखिए M के बाद क्या आया, N आया, यानी कि +1 M में अगर किया तो 1 आ गया। A के बाद क्या आया, D आया, तो B C और D, यानी कि +3 किया तो A आ गया।
ए में +3 किया तो डी आ गया। ओके जी। टी के बाद वाई आया, तो टी के बाद वाई UVWXY, यानी कि यहाँ पे क्या किया है +5 किया, टी में +5 किया तो वाई आ गया। ओके, तो एक चीज़ देख रहे हो आप, 1 है, 3 है, 5 है, तो जो ये ऑड नंबर्स की सीरीज लग रही है, तो यहाँ पे अगर हम +7 करके देखें, क्योंकि 5 के बाद 7 ही आएगा ना, तो 7 कर लो आप, CDEEFGHIJ, सी के बाद DEFGHIJ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, क्योंकि H में +9 करके आप देखो Q आने वाला है। पैटर्न हमने समझ लिया कि कैसे पैटर्न हुआ है, तो जब पैटर्न हमें समझ में आ गया तो हम चैम्प का बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। M और P यहाँ पे समझ गए दोस्तों आप ना, कि जो ऊपर वाली ये अल्फ़ाबेट है ना, उसमें 1, 3, 5, 7 और 9 को ऐड करके उनके अल्फ़ाबेट में संख्याएं जो है नीचे वाली हमें ये फाइंड आउट हुई है। ओके, तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं। C में +1 को आप ऐड करो तो होने वाला है D। उसी तरह +3 को अगर आप H में ऐड करते हैं तो +3 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा IJK हो जाएगा, तो K हो गया। ओके, अब उसी तरह आप A में +5 को ऐड करके देखो, तो दोस्तों जब A में आप +5 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, A में जब हम +5 को ऐड करेंगे तो होने वाला है हमारा FBCDEF, ये आप काउंट कीजिए। M में +7 को जब आप ऐड करते हो तो क्या होने वाला है, M में +7 ऐड करो तो हमारा T हो जाएगा MNOPQRST, और P में जब आप +9 को ऐड करोगे ना तो सीधी सी बात है क्या आने वाला है, +9 को ऐड करने के बाद हमारा ये 9 है तो Y आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए D, K, F, T और Y, D, K, F, T और Y यहाँ पे हमारा आंसर है। देखिए कहाँ है ये, तो है हाँ जी, D, K, F, T और I, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D में दिया हुआ है। ये तो हमें समझना था, तो हमने इतना आपको समझाया। आप यहाँ पे समझो कि जब हमें ऐसे करना हो ना, तो हमें ये इतना तो लिखने की ज़रूरत ही ना है। जो भी पहली बार देख रहे हो ना, आप इसे समझिए, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। हमने देखा कि M से N है, हमने वहाँ पे काउंट किया +1 जोड़ा है पहले अल्फ़ाबेट में। A से D है, हमने देखा +3 जोड़ा है। T से Y है तो हमने देखा कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। 1, 3, 5 3 नंबर तक हम जो है निकालते हैं कि हाँ पैटर्न चल रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 का सीरीज ही है तो 3 नंबर तक कन्फर्म हो गया। तब आप ऐसे देखो ना, C में 1 जोड़ दो तो D आ गया, हाँ जी D 2 में है, ये वाले ऑप्शन खत्म हो गए, 2 बचे हैं, D है। अब देखो CH में 3 जोड़ो, IJK, K हो गया, यानी DK, कोई DK है नहीं है, D टिक किए और निकल गए। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप टिक करिए निकलिए, माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पेन और पेपर का कम यूज कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। आप पहले कर लीजिए, मैं और भी बताऊंगा कितना जल्दी आप कर लोगे। देखिए जब त्रिभुज पूछ रहा है हमें ना, तो हमें क्या करना है कि जब त्रिभुज हमसे पूछता है तो देखिए इसमें जो त्रिभुज है कैसे हमें निकालना है। देखिए एक जो ये त्रिभुज है हमें दिख रही है, ये वाली त्रिभुज, ये दिख रहा है हमें ये त्रिभुज। अब ये एक त्रिभुज है, तो देखो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ 4 जो है वो लाइन ड्रॉ हुई है, 1, 2, 3, 4। अच्छा जी, जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी तो फिर वही कंडीशन बन रहा है ना, 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 है। ओके, अच्छा ये वाली जब है तो आप इसे देखो, इस त्रिभुज में भी 3 लाइन ड्रॉ है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 है। तो देखो जब ऐसे नंबर्स आ जाए, जब ऐसे त्रिभुज बनेंगे ना, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ ऐसे और इसमें 4 जो है वो लाइन ड्रॉ है, 1, 2, 3, तो यहाँ कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4। तो हमें क्या करना है ना, इन सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 और +4, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। तो आप सबको ऐड करो तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 कितना हो गया, 10। ठीक, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 10। यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, 10, और इससे कितने त्रिभुज हो गए, 10। तो 10, 20 और 30, 30 तो यहाँ से बन गए हमारे,
30 बने ना जी टोटल, 10 यहाँ से बन गए, 10 यहाँ से बन गए और 10 इस वाले त्रिभुज से बन गए, ठीक है। 10 नीले वाले से, 10 रेड वाले से और 10 ग्रीन वाले से बन गए। अब हमारे पास क्या ये आंसर होगा? नहीं। अभी देखिए 2 त्रिभुज और है। अब देखो एक तो हमारा कौन सा त्रिभुज है, एक बचा है ये बीच वाला, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ कलर से। अब देखो ये वाला हिस्सा एक और हो गया, तो +1 और कर लो आप, 30 तो है ही हमारे पास, +1 एक और हुआ। और देखो और कोई है? हाँ जी, ये बड़ा वाला एक बचता है ना, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला जो बचता है, एक ये भी है, तो +1 कर दो, तो 30, एक 31, एक 32, यानी टोटल कितने त्रिभुज है इसमें? तो दोस्तों टोटल त्रिभुज की संख्या जो है ना इसमें कितनी हो जाएगी? तो टोटल त्रिभुज जो इसमें 32 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। देखिए बिल्कुल ईजी वे में आपको मैंने समझाया है, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, चलिए अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अन्य शब्दों से भिन्न है। ठीक है, 4 दिए हुए हमें, शुक्र, मंगल, आइपिट्स और बृहस्पति। ये 4 हैं, शुक्र, मंगल, आइपिट्स और बृहस्पति। इसमें से भिन्न कौन है? अगर आप बात करें यहाँ पे भिन्न की, तो मंगल एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है और बृहस्पति भी एक ग्रह है, यानी कि शुक्र, मंगल और बृहस्पति ये ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो इनसे भिन्न हुआ क्या? तो आइपिट्स हुआ इनसे भिन्न। तो आइपिट्स है क्या दोस्तों? तो आइपिट्स जो है ना एक उपग्रह है। क्या है? आइपिट्स जो है एक उपग्रह है। ओके, तो इन तीनों से भिन्न कौन सा हो गया? आइपिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, देखिए अगर आपको ये पसंद आता हो ना वीडियो और इसके एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ आपसे एक विनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करके वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, और SSC GD की भी सीरीज चलाई जा रही है, आपको पसंद आए तो जाइए, आज से ही स्टार्ट हुआ है, सुबह 9 बजे डेली जो है अपलोड कर दी जाती है। जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए उसे। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें फाइंड आउट करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। 7, 20, 37, 56, 79, 108 एंड हमें पता करना है जो आएगा। अच्छा आप देखो अगर, तो 7 से 20 है, 20 से 37 है, 37 से 56 है, फिर 79 है और 108 है। चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो 13 बढ़ रहा है, ये 13 बढ़ा 7 से। एक चीज़ और आप याद रखिए कि यहाँ पे हम डिफरेंस ही क्यों निकाल रहे हैं। ऐसा होगा ना कि सर आपने यहाँ पे डिफरेंस ही तुरंत क्यों निकाला, कुछ और भी तो कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, अगर नंबर्स जो है ना अगर पास पास में हो ना तो हम उनका डिफरेंस ट्राई करते हैं, क्योंकि एक बात समझो, अब 7 है, अब 20 का डबल क्या होगा तो क्या होगा? 40 होगा, उससे भी कम है। 37 का डबल वो भी कम है, 56 का डबल। तो ये संख्याएं पास पास में, डबल और मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ना होने वाला है। ठीक है, 13 हुआ। 20 और 37 की बात करो आप तो डिफरेंस कितना है दोस्तों? 17 है। चलिए जी ठीक है। 37 और 56 की अगर हम बात कर लें तो देखो आप कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 19। ठीक है, 13, 17, 19 कुछ चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। 19 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? तो आप अगर 19 के बाद देखो तो 19 और ये बचा हमारा 3 और ये बचा 2, 23। तब तो यानी कि ये ऑड नंबर संख्या है। 13, 17, 19, 23, फिर 25 होगा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा, 27 भी डिवाइड हो जाएगा, तो होगा हमारा क्या? फिर 29 होगा। ये यहाँ पे 29 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, क्योंकि अब जोड़ो 9 9 18 और 7 2 9 1 10। तो 29 के बाद अब आप बताओ क्या होगा? 29 के बाद अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 31, यानी कि ऑड नंबर संख्या जो किसी से भी विभाज्य ना हो, यानी किसी अन्य संख्या से ना कटे। 17 स्वयं से जाएगा डिवाइड, 17, 13 भी, 19 भी स्वयं से, 23 भी, 29 भी, 31 भी। तो चलो आप इसमें 31 अब ऐड कर लेते हैं। 31 ऐड कीजिए
8 और 1 9 और 10 और 3 13, यानी कि 139 हो गया हमारा यहाँ से। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, कह रहा है कि वह संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर माइंड में ये टिक कर गया तब तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो आप उलझे रहोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आए एक बार ज़रूर देखिए, और अगर समझ में आया तो कीजिए, नहीं तो फिर छोड़िए। और इसका अगर ऐसे क्वेश्चन को करना है तो हमें मैक्सिमम टाइम इन सब का प्रैक्टिस करना होगा, तभी हमें आएगा। जो कि यहाँ पे मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और ऐसे क्वेश्चन डेली एक आपको मिलेंगे। ओके, चलिए अब देखो कैसे हो रहा है। 8 है, 2 है, 12 है, 14 है और 3 है। अच्छा एक बात समझो आप, मैं आपको बताता हूँ। 8, 2, 4 और 12, अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 8 और 2 10, 8, 2, 12 और 4 ऐड करो आप। 8 + 2 + 12 और +4, इन्हें जब हमने ऐड किया तो आया क्या? 8, 2, 10 और 12 और 4 16, तो 10 16 कितना हुआ? 10 और 16 हो गया हमारा 26। हमारा आना यहाँ पे बचा क्या है? 13 बचा है। तो अगर 26 को 2 से डिवाइड कर दें तो 13 आने वाला तो है जी। हाँ चलिए, ये तो पैटर्न लग रहा है कि हो जाएगा। दूसरा को भी चेक कर लेते हैं ना। 16 है, ऐड करो और 4 ऐड करो, 16 और 4 20 हुआ। 20 है, 20 और 24 ऐड करो तो कितना हो गया? 20 और 24 ऐड करो तो 44। 44 और 8 ऐड करो तो कितना हो गया? 44 और 8 हुआ हमारा 52। 52 हुआ, हाँ जी हुआ। लेकिन है यहाँ पे कितना? 26 है। तो 52 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं जी तो कितना हो जाता है जी? 26। ये भी सही है, यानी कि ये पैटर्न सही है कि जो किनारे किनारे वाले हैं उनको हमें ऐड कर देना है और उन्हें बाय 2 करके हमें फाइंड आउट कर लेना है, संख्या आ जाएगी। चलिए तो वैसे ही करते हैं हम ये तीसरे वाले को। तीसरे वाले को करें, चलिए देखिए। 14, उसके बाद है 2, फिर 22 है, हाँ, और प्लस x मानना पड़ेगा हमें क्योंकि वहाँ पे दिया नहीं हुआ है, और बराबर कितना हो जाएगा? 22। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जितनी संख्याएं हैं उनको हमने जोड़ के बाय 2 किया तो ये संख्या आ रही है। तो जोड़ लो अब आप। 14 और 22, 14 और 2 कितना हुआ? 14 और 2 16, 16 और 20 कितना हुआ? 36 और 2 38 हो गया यहाँ पे। 38 प्लस x बराबर कितना हुआ? 44 हो गया। 44 हो गया ना। 22 और 4 26, 22 2 24, 24 और 4 26 और 10 36। हाँ ठीक है, ये 36 है ना। देखो 22 हुआ, 22 और 2 कितना हुआ? 24, 24 और 4 28 और 10 38। हाँ ठीक है 38 होगा, 36 नहीं होगा। ठीक है 38 है। तो 38 प्लस x बराबर कितना हुआ? 44 हुआ। तो अगर x की अगर हम मान को देखें, अगर इसकी वैल्यू को देखें तो 38 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? तो 38 और 6 कितना हो जाएगा? तो 38 और 6 44 हो जाएगा। यानी कि x के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे x के जगह पे 6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है। अब आप चेक कर लीजिए। देखो हम जो लास्ट जो कोने कोने वाले हैं उनको ऐड करते हैं ना, तो 14 और 6 20, 20 और 14 और 6 और 20 तो 22 और 22 कितना हुआ? 44 हो गया। अगर 44 था, 44 को 2 से डिवाइड कर दो तो फिर 22 आ ही रहा है। ये बीच वाला आ रहा है ना 22। समझ में आ गया? ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है ये किसका क्वेश्चन है? अच्छा, डिस्टेंस का। प्रीति जो है दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करती है। चलिए प्रीति को चलाते हैं। प्रीति जो है दक्षिण की तरफ चलती है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है प्रीति का। दक्षिण की तरफ चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है। यानी कि बाईं ओर प्रीति मुड़ती है। अच्छा, बाईं ओर यानी इधर की तरफ मुड़ती है प्रीति,
और बाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। देखिए क्या कर, पृथ्वी दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ी, कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि नीचे की तरफ, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और अंत में फिर कहाँ मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अच्छा ठीक है, मुड़ गई बाईं ओर। अब वो किस दिशा में जा रही है? अच्छा, वो किस दिशा, ऐसे जा रही है, तो यानी पूरब की तरफ जा रही है, इस दिशा में पूरब की तरफ जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, पूरब। ठीक है, ये सिंपल सा है और ऐसे एक लेवल में आते भी हैं। नेक्स्ट है हमारा अब यहाँ पे समझिए, ये ओरली हो जाएगा, करने की भी जरूरत भी नहीं है। शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। बात समझिए कि जो शुभम है ना, वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान है। शुभम जो है वो सिंगल है, एकलौता संतान है शुभम। तो शुभम कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी जो है, अब देखिए शुभम क्या कह रहा है कि इस तस्वीर में मौजूद, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि जो आदमी तस्वीर में दिख रहा है ना, वह मेरी माँ यानी शुभम की माँ की बहू, शुभम की माँ की बहू यानी कि शुभम की पत्नी, शुभम की माँ की बहू यानी कि शुभम की बहू नहीं, शुभम की वाइफ, शुभम की पत्नी, हाँ शुभम की वाइफ जो है, ठीक है, का पति है। तो शुभम की वाइफ का पति कौन होगा? शुभम ही होगा ना। समझ में आया आपको? फिर से समझ लीजिए, ना आया तो देखिए कह क्या रहा है हमसे। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं, यानी कि सिंगल, शुभम अपने माँ बाप का इकलौता संतान है। तो कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद एक आदमी जो है वह मेरी माँ यानी शुभम की माँ की बहू, शुभम की माँ की बहू कौन होगी? शुभम की बीबी का पति है। तो शुभम की बहू, शुभम की माँ की बहू का पति कौन होगा? सिर्फ स्वयं शुभम ही होगा। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है? तो शुभम जो है वो स्वयं की तस्वीर को ही संदर्भित कर रहा है। अगर हम बात करें हम लोग तो स्वयं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों एक चीज़ यकीन दिलाऊंगा कि ये सेम लेवल जो है ना, आपको एसएससी के, रेलवे के एग्ज़ाम, यहाँ तक कि एसएससी और किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमसे। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ओके, ये आया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। हमसे कह क्या रहा है कि यदि एक अर्थ, अच्छा चलिए ठीक है, मतलब कि ये गुणा भाग करने वाला है। चलिए करते हैं इसे, देख लीजिए आप खुद, आप देखो कि ये स्टेज 1 में जो पिछली बार हुआ है एनटीपीसी में क्या जो लेवल है 9। सी का अर्थ क्या है यहाँ पे? सी का अर्थ है गुणा 9 गुणे 5। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है 5, अरे प्लस 10। ए के अर्थ की बात करें तो ए का अर्थ है माइनस कितना 5। सी का अर्थ क्या है यहाँ पे? सी का अर्थ है गुणा 12। इसे ही हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, 45 प्लस 10 और माइनस कितना हुआ? 60 हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड करो ना, 45 और 10 कितना हुआ? 55। अगर हम इसकी बात करें तो 45 और 10 कितना हो गया? 55 हो गया। 55 में से अगर 60 को घटाते हैं तो कितना होगा? माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 ऑप्शन नंबर बी में है। ये लेवल है, देख लो आप लेवल, ये कितना ज़बरदस्त और कितना कैसा लेवल है। ये आरआरबी एनटीपीसी जो है 2021 में 29 जनवरी को आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, इसलिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए उठा कर रखा है। ओके, चलिए लेवल समझ में आ गया? ओके जी, चलिए कह रहे हैं हमसे कि यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, सॉरी ये 35 से कटा हुआ है थोड़ा सा, हाँ 40 में से जो 35 लोग हैं वो तमिल भाषी है, यानी कि वो तमिल में बोलते हैं, तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषियों को दर्शाती है? एक आपको मैं बात बताऊं, एक चीज़ आप देखो, ये 40 लोग हैं, ये टोटल जो है
एक संख्या है और ये 100% है, खुद की ये 100% है। कह रहा है कि ये टोटल एक संख्या है 40 लोगों की, ये पूरा जो गोला है ना ये 40 लोगों की एक संख्या है और इसमें से कह रहा है कि 35 लोग तमिल भाषी हैं, 35 लोग तमिल भाषी हैं। ठीक है, तो हम अगर ये थोड़ा सा हिस्सा हटा दें, इतना हटा देते हैं, इतना हम हटा देते हैं, चलो आप, हमने इतना हटा दिया तो ये कहीं ना कहीं मैच होगा ना जी कि इतने जो हैं वो तमिल भाषी हैं 40 में से 35, और जो बाकी ये जो बचे हैं वो अपना कोई भाषा बोलते होंगे। इतने जो हैं वो तमिल भाषी हैं, इतना वाला, और जो बाकी ये वाला हिस्सा है हमारा, जो ये वाला डॉट डॉट और डॉट है ना, ये कोई भाषा बोलते होंगे। तो एक बात समझो, जब अब आप आइए मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे समझो आप, ये वाला ऑप्शन कहीं से लगता है आपको कि 40 में से 35 तमिल भाषी को दर्शाता है? ये तो टोटल के टोटल तमिल ही बोलने वाले हैं, 40 के 40, ये गलत है। अब एक देखो आप, 40 में से 35, ये 5 के लिए जो इतना डॉट हटाया है ये कुछ ज़्यादा नहीं है? ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल आधे से भी ज़्यादा कर दिए, ये तो ऐसे भी ना होगा। बचते हमारी छोटकू सू जो है ना, ये छोटकू सू जो बचते हैं इतने सा हिस्सा, इतना वाला हिस्सा जैसा मैंने बनाने का प्रयास किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यही होगा। ये इतने जो है ना, इतना जो हिस्सा है, जो इतना हिस्सा है, ये सभी के सभी जो है वो तमिल बोलते हैं, और जो बच गए हमारे ये वाले हिस्से वाले जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ये वाले हिस्से वाले जो हैं वो जो भी भाषा बोलते होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट है। ओके, अगला देखते हैं। नीचे दी गई आकृति 3 अंतर्विभाजक वृत्तों से बनी है जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर से दर्शाया गया। अच्छा ठीक है, फुटबॉल वृत्त है, ये क्रिकेट है और ये बास्केटबॉल है। ठीक है, ओके। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं? फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा, जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। सिंपल सा है, आपने अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो आप तुरंत कर लोगे। देखिए ये एरिया जो है, आप देखो समझिए, जो पहली बार देख रहे हो आप, ये एरिया फुटबॉल का है, ये वाला। तो कह रहा है कि, और कह रहा है वो कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं? ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये क्रिकेट का हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है? बास्केटबॉल का हिस्सा है। ठीक है, तो आप देखो कि सिर्फ ये जो फुटबॉलर है ये वाला, ये क्रिकेट में भी है और बास्केटबॉल में भी है। इतना हिस्सा, जो इसका इतना हिस्सा है, यहाँ से आप देखो इतना हिस्सा जो आ रहा है वो क्रिकेट और बास्केटबॉल में भी आ रहा है। लेकिन सिर्फ यही ए जो है इन सब, मतलब इस वाले लाइन से अलग है, यानी कि सिर्फ ये फुटबॉल खेलता है ए। तो समझ में आया होगा, मैंने समझाने का आपका बेहतर तरीके से प्रयास किया। तो कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ फुटबॉल खेलता है? यानी कि क्षेत्र ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि एक कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर स्थित है। इमारत में सबसे निचले वाली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है। अच्छा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। ठीक है, अलग अलग क्रमांक जो है यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, हाँ सबसे ऊपर 2 है और ठीक है यहाँ पे क्रमांक। ठीक है, इतना आपको, इतना तो सिर्फ फालतू का दिया हुआ है। कह रहा है कि लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, यानी कि लाइब्रेरी जो है सबसे लास्ट में है। लाइब्रेरी जो है, जो यहाँ पे लाइब्रेरी है वो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि इसके नीचे बंद है, कोई मंजिल नहीं है। ओके, और लाइब्रेरी जो है जिम के ठीक नीचे है। लाइब्रेरी जो है जिम के ठीक नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा जिम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा यहाँ पे जिम हो गया। लाइब्रेरी जो है वो जिम के एकदम नीचे है। ठीक है,
अच्छा, जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं, जिम और क्लासरूम। तो अगर हम जिम के नीचे तो जा नहीं सकते हैं, तो जिम और क्लासरूम 1 2 क्लासरूम, ठीक है। देखो कह रहा है कि जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं, तो 1 और 2 मंजिलें हो गए, ठीक है। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक पे हैं। लैब और क्या कर रहा है, लैब और स्टाफ रूम सम क्रमांक। सम क्रमांक कितने बच रहे हैं, 2 ही हैं सम क्रमांक। तो ये तो एक यहाँ पे लैब और स्टाफ रूम सम क्रमांक पे है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैब और स्टाफ रूम सम क्रमांक पे हैं। तो एक बात समझो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहले चेक कर लेते हैं लैब यहाँ पे, क्योंकि अगल बगल भी तो हो सकता है ना। लैब और स्टाफ रूम, लैब और स्टाफ रूम जो है वो सम क्रमांक पे है, ठीक है। लैब और स्टाफ रूम जो है यहाँ पे हमने सम क्रमांक पे कर लिया। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। स्टोर रूम और आर्ट रूम, अच्छा, स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें। स्टोर रूम जो है लैब के ठीक नीचे है, हाँ ठीक है। लैब के ठीक नीचे कौन सा है, लैब के ठीक स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। तो यहाँ पे आर्ट रूम हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर रूम हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि जो स्टोर रूम है ना वो लैब रूम के नीचे है। ओके, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर स्थित है। तो क्रमांक 4 पे स्टाफ स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट है। समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे जो है ना कन्फर्मेशन जहाँ दिया रहता है उसको आप पहले उतारिए, आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। हमें दिया हुआ था कि लाइब्रेरी सबसे नीचे है, लाइब्रेरी के ऊपर जिम है, और जिम और क्लासरूम के बीच 2 जो है गैप है। यहाँ पे दिया हुआ था ना कि जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं, 1 और 2 मंजिलें हैं, ठीक है। ओके, चलिए हो गया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, अच्छा सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि कुछ पेन जो हैं, जो कुछ पेन हैं वो क्या हैं, वो नीले हैं। अच्छा, कुछ पेन जो हैं वो नीले हैं, कुछ नीले जो हैं वो प्लास्टिक हैं, कुछ नीले जो हैं प्लास्टिक, और कुछ प्लास्टिक जो है वो क्या है, वो स्याही है। कुछ प्लास्टिक जो है वो स्याही है। चलिए हो गया। अब समझते हैं हम। कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ प्लास्टिक जो है वो पेन है। देखो आप, प्लास्टिक और पेन में कोई संबंध है, प्लास्टिक और नीले में संबंध है, प्लास्टिक और पेन में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। कुछ नीले स्याही हैं, कुछ नीले जो हैं वो स्याही हैं, ना नीले का प्लास्टिक से संबंध है, नीले का स्याही से संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 जो है पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कथन दिया हुआ है और उसके लिए कुछ जानकारी दी गई, आइए यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि देश बी अपनी ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80%, देश बी जो है अपनी ईंधन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। ओके, हालांकि देश में मौजूद वित्तीय संकट के कारण देश वाई अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। ये हमारा कथन है। आइए देखते हैं इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हम देखते हैं कौन सा इसमें सही है। पहला कह रहा है कि आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह बंद होने की संभावना है। कथन में, स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कोई कि कार अब नहीं बिकेगा, कार पुनर्बिक्री बंद होने की संभावना है, ये कहा नहीं गया है। तो ये तो सीधी सी बात, इससे कोई मेल ही नहीं खाता। ओके, अब देखिए कह रहे कि देश बी द्वारा ईंधन कर में 30% की वृद्धि की जाएगी। देश बी द्वारा ईंधन कर में, देश बी द्वारा ईंधन कर में 30% की वृद्धि की जाएगी। ऐसा कुछ देश बी के लिए कहा गया है? नहीं, बी के लिए तो सिर्फ यही कहा गया है
कि वो जो है 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम जो है वो देश वाई से लेता है। ये भी नहीं कहा गया, तो ये भी स्टेटमेंट में है नहीं। तो कुल मिलाकर न तो एक न तो दो, यानी कि यहाँ पे कोई है दी गई जानकारी से न तो एक और न ही दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि दोस्तों देखिए जो कथन कह रहा है ना, कथन के अनुसार तो ये दोनों नहीं, क्योंकि कथन में ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है कि जो निष्कर्ष में आए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, अच्छा कथन और ये कौन सा है, कथन और धारणा है, ठीक है। सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं, ये कथन है। अब इससे क्या क्या धारणाएं बनेगी। धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। भाई सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है, इसकी धारणाएं ऐसी। और क्या कह रहा है कि अगर सड़क पर धीमी गति से वाहन चलाए तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल ये सही है धारणा। ओके, कह रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं मुक्त रहेंगी। हाँ, ये भी सही है कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो सड़क जो है दुर्घटना से मुक्त रहेगी। ये दोनों सही है। यहाँ पे दोनों जब सही है तो एक और दो दोनों धारणाएं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न है। और देखिए एक प्रश्न है कि विभिन्न आकार व रंगों की 10 गेंदें हैं, हरी, पीली, नीली, लाल और गुलाबी। ठीक है, कह रहा है कि एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है। एक ही रंग की जो जैसे 3 रंग है ना, हरी है, पीली है, नीली है, लाल है और गुलाबी है, 5 है। एक ही रंग की गेंदों का आकार समान है। क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़े से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इस कथन के अनुसार ये जो 1, 2, 3, 4 जो डेटा दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सा आपको उपयुक्त होगा। मैं आपको ओरली करके बताऊं 1 सेकंड में। देखो आप, कह रहा है कि जब हमें सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात करना हो तो 4 जब जो गेंदें हैं, यानी कि लाल, हरी, पीली और गुलाबी, ये सभी तो आनी चाहिए। लाल, गुलाबी, नीली, हरी और पीली, ये चारों जरूरी है एक साथ आने के लिए। यानी कि ये चारों यहाँ पे यूज होने वाली है। आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना समझिए कि ये चारों जो हैं, जो 5 रंग हैं, ये 5 रंग एक ही में है या अलग अलग। अगर एक ही में होते तो पहला स्टेटमेंट ही सही होता, लेकिन यहाँ पे लाल, गुलाबी, नीली, हरी और पीली पांचों जो है चारों में पर्याप्त हैं। यानी चारों को जब एक साथ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 30 व्यक्ति जो हैं उत्तर की दिशा में मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 30 व्यक्ति जो है उत्तर की दिशा में मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज जो है वो आगे से 11वां है। मनोज का स्थान क्या है, आगे से। मनोज 11 नंबर पे है। मनोज जो है वो आगे से 11 नंबर पे है। शाहीन जो है पीछे से 7वें नंबर पे है। पीछे से 7वें नंबर पे कौन है, शाहीन। शाहीन जो है वो पीछे से 7वें नंबर पे, मनोज आगे से 11वें नंबर पर है। तो कह रहा है कि नीरज शाहीन के ठीक आगे है। नीरज कहाँ है, शाहीन के ठीक आगे है नीरज, यानी कि ठीक आगे, यानी कि 8वें नंबर पे होगा नीरज। ओके, देखिए मनोज जो है वो आगे से 11वें स्थान पे है। शाहीन जो है वो पीछे से 7वें स्थान पे है। और जो नीरज है ना, मनोज के ठीक आगे, यानी मनोज के ठीक बाद, यानी कि 8वें नंबर पे होगा। अब कुल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नीरज शाहीन के ठीक आगे, नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं। नीरज यहाँ पे है और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 30 हैं। अगर हम नीरज और मनोज को ऐड कर लें, 11 और 8 कितना हुआ, 19। तो 30 और -19, आप देखो बचा कितना, 11। यानी कि नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो 11। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे
कि यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है, 22 जनवरी 2020 को क्या है, सोमवार है। 22 जनवरी 2020 को क्या है, सोमवार है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगी। 22 जनवरी 2020 को सोमवार है। अच्छा ठीक है, 22 फरवरी 2021, 22 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। 22 फरवरी 2021 को अगर आप बात करो 100 दिन बाद, तो 22 फरवरी 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मंगलवार। मंगलवार हो गया, ठीक है। 22 फरवरी 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ओके, और यहाँ पे फिर हमारा 22 मार्च 2020 ही है। 22 जनवरी क्या करें, 22 जनवरी 2020, तो 22 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 22 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। 22 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 22 फरवरी 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। और 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन हो गया, यहाँ पे बुधवार हो गया, ठीक है। तो 100 दिन कह रहा है, यानी कि 90 दिन हुए, 10 दिन आप और ऐड करो तो बुध बेफे शुक्रवार, बुध बेफे शुक्र, हाँ गुरुवार, तो 3 मई 2020 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो आकृतियों का संयोजन किया गया है। प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का निर्माण किया गया है। एक बात समझो आप, इस प्रश्न आकृतियों को बनाने के लिए इन चारों में से किसका किसका यूज हो सकता है। तो अगर हम यूज करो तो एक तो गोला है यहाँ पे, तो इस गोले का यूज होगा जो ये वाला है, फिर इसकी यूज होगी यहाँ पे, यानी कि ये वाला यूज हो जाएगा, और फिर ये देखिए ऐसे ऐसे दिया है तो ये यूज हो जाएगा, यानी कि ए सी और डी, ए सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ए तो बिल्कुल ईजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। दर्पण जो है ये नीचे यहाँ पे रखा गया है। जब दर्पण यहाँ पे रखा गया है तो अब जो चीज़ें हैं वो सीधे पलट जाएंगी, उल्टी होंगी। तो जब ऐसे कोई चीज़ है और यहाँ पे दर्पण आप रखोगे तो इसे उल्टा अगर करेंगे, आप इसे उल्टा करिए तो देखिए ये वाला तो नीचे ऐसे आएगा ही, तो जो ये कोने वाला है तो ये पलटेगा तो कहाँ चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अच्छा ख़त्म सेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेशन का एंड हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने बारी बारी से सॉल्व किया आपके लिए। सो देखिए, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें